हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुक। ये वीडियो में मैं कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि हमारा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा बोर्ड के लिए तैयार किया हूँ। वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं ये वीडियो में आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ। तो आजकल जो लंग क्वेश्चंस होते हैं वो लंग क्वेश्चंस मैक्सिमम 5 मार्क्स का होते हैं। पहले 10 मार्क्स का था, फिर 7 मार्क्स हो गया, अभी 5 मार्क्स का हो गया है। तो जब 5 मार्क्स का लंग क्वेश्चन होता है तो कुछ सेट क्वेश्चंस मिला के एक लंग क्वेश्चन इजीली बन जाता है। और हमारा 15-16 यूनिट है फिजिक्स में। इसमें से 5 और 6 क्वेश्चंस लंग क्वेश्चंस में दिया जाएगा। फिर उसमें से 3 ठो तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो 16 यूनिट्स में एवरेज एक कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 60 to 70 लंग क्वेश्चंस हो सकता है। तो उसमें से सिलेक्शन जो हम करते हैं वो वेरी केयरफुली हमको सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि वो 5 मार्क्स का होना चाहिए। और सपोज वो बहुत बड़ा लंग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में दिया हुआ है, तो हम उसको ऐसे लिखना चाहिए कि वो उसका मतलब 10 मार्क्स या 15 मार्क्स जो लंग क्वेश्चन बन सकता है उसको हम 5 मार्क्स में प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पहले हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो पॉसिबल क्वेश्चंस उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। फिर वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे, किस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, किस में डायग्राम कैसा रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। और वो एक सीरियल की तरह बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं चैप्टर वाइज सिलेक्शन देता हूँ। तो पहला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा पॉसिबल लंग क्वेश्चन में आता है, पहला क्वेश्चन आता है derive an expression for electric intensity due to a dipole, due to an ideal dipole at any point on its axial line and second equatorial line. तो ये पहला लंग क्वेश्चन, पॉसिबल लंग क्वेश्चन। सेकंड है डिड्यूस an expression
for torque acting on a dipole placed in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो आइडियल डायपोल लिखा हुआ है, समटाइम्स आइडियल डायपोल की जगह डायपोल ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ भी लिखा होता है। तो आइडियल डायपोल एक्टिंग ऑन ए डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेक्स्ट सेकंड पॉसिबल लंग क्वेश्चन है। थर्ड है derive an expression for electric potential at any point on axial line and equatorial line of a dipole. Equatorial line of an ideal dipole. ये देखो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। मैं कई बार जब वैल्यूएशन करते वक्त देखा हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में बदल डालते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मांगा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मांगा है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कर लेते हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor with or without dielectric. With and without, यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमको कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, किसका, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं वो जो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है C = C1 + C2 + C3, वो एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते। मगर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो C = हमारा ε0A/d, वो विदाउट डाइलेक्ट्रिक का। और विथ डाइलेक्ट्रिक का और एक एक्सप्रेशन आता है वो जो d - t × 1 - 1/k जो एक एक्सप्रेशन आता है, वो एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमको विथ डाइलेक्ट्रिक भी प्रिपेयर होना है और विदाउट डाइलेक्ट्रिक भी प्रिपेयर होना है।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ये 4 लंग क्वेश्चंस मैं चूज किया हूँ। और भी बहुत सारे लंग क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं ये 4 लंग क्वेश्चंस चूज किया हूँ। नेक्स्ट जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से मैं दो लंग क्वेश्चंस लिया हूँ, जो कि उसमें से एक तो बार बार आता है, और दूसरा जो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्चुअली मैं 16 यूनिट से 18 लंग क्वेश्चंस लिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? How is it related to relaxation time? Hence, so that Vd is equal to V by ml into tau, where the symbols have their usual meaning. Where the symbols have their usual meaning. तो ये Vd और रिलैक्सेशन टाइम दो इनबल्ब है। ये है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, mass of electron and length of the conductor. This is L, length of the conductor. So ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है state and explain state Kirchhoff's laws of electricity hence derive the balanced condition for a Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस साल का बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। उसमें से मैं चूज किया हूँ ये 6 नंबर का क्वेश्चन लिया। सेवन्थ क्वेश्चन है स्टेट बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ, hence find out
an expression for magnetic field at any point on the axis of a circular coil. On the axis of a circular coil. और क्वेश्चन नंबर 8 ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है. क्वेश्चन नंबर 8 है state Ampere's law. Hence applied to discuss magnetic field due to a solenoid. Next, क्वेश्चन नंबर 9 में लिया हूं. Write the principle construction and working of a moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. तो ये क्वेश्चन सपोज 5 मार्क्स में आया है तो स्टूडेंट ज़्यादा टाइम ये जो कंस्ट्रक्शन में ले जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जस्ट यू हैव टू ड्रॉ ए वेरी वेल लेबल्ड diagram and from that diagram only construction will be clear. और कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा. तो प्रिंसिपल लिखना है कंस्ट्रक्शन और जो वर्किंग में हम डायरेक्ट शुरू करेंगे. तो जब एक लूप हम रख लेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें जो टर्क डिफॉर्मिंग टर्क क्रिएट होगा वो टर्क का एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे और लास्ट में शो करेंगे कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन. सो ये मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है. तो 9 लॉन्ग क्वेश्चंस. फिर नेक्स्ट आएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी से भी मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस लिया हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी इसमें से मैं लिया हूँ राइट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. राइट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यहाँ जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं फैराडेस लॉज को लिख लेते हैं. तो यहाँ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स फैराडेस लॉज एज वेल एज लेंज लॉ ये दोनों लिखना पड़ेगा.
और ये क्लियर कट भी डायरेक्ट भी आ सकता है, स्टेट फैराडेस लॉज एंड लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल के भी आ सकता है, और राइट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसमें हमको शो करना है हाउ लेंस लॉ is in accordance with law of conservation of energy, is in accordance with law of conservation of energy, law of conservation of energy। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिया हूँ एसी से। एसी में जो एलसीआर सीरीज सर्किट है वो लंग क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कि इस बार आ सकता है। तो ड्रॉ एन LCR series circuit draw the phasor diagram, hence derive the expression for impedance, admittance and phase difference। किस किस का फेज डिफरेंस? ईएमएफ और करंट के बीच। तो ये हो गया ईएमआई और एसी से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस। नाउ लेट मी स्विच ओवर टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में से भी मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस लिया हूँ। एक है लेंस मेकर्स फार्मूला डेरिवेशन, derive लेंस मेकर्स फार्मूला, और दूसरा है डिस्कस द मैग्नीफाइंग पावर of a compound microscope, of a compound microscope। ये हो गया ऑप्टिक्स से। और बाकी रहा एटम्स एंड न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स। एटम्स एंड न्यूक्लियस से भी मैं 2 लंग क्वेश्चंस लिया हूँ। एटम्स एंड न्यूक्लियस, इसमें से लिया हूँ क्वेश्चन नंबर 14, derive an expression for energy, derive an expression for energy of an electron revolving in nth orbit
around a nucleus, nth stationary orbit, nth stationary orbit around a nucleus. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वो इस साल आया है तो फिर नेक्स्ट साल भी आता है। तो जनरली वी एस्यूम दैट ये साल जो क्वेश्चन आया है वो नेक्स्ट साल में नहीं आएगा, मगर ये कभी कभी रिपीट हो जाता है। फिर अभी तो 2 साल हो गया, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो उस बात को छोड़ो। फिर भी हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोचते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में लिया हूँ रेडियो एक्टिविटी से। रेडियो एक्टिविटी से डिराइव द एक्सपोनेंशियल डिके लॉ, एक्सपोनेंशियल रेडियो एक्टिव डिके लॉ, decay law. Hence, define radioactive decay constant, radioactive decay constant. So 15 हो गया, और 3 ठो मैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स से लिया हूँ। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में से मैं लिया हूँ व्हाट इज ए पीएन जंक्शन डायोड। व्हाट इज ए जंक्शन डायोड लिख लेता हूँ। व्हाट इज ए जंक्शन डायोड? Discuss its biasing along with characteristic curves. Characteristic curves. So we have to write what is a junction diode, then what is forward biasing, what is reverse biasing, and we have to draw their characteristic, and we have to explain those characteristic curves. Reverse bias characteristic or forward bias characteristic. Next question लिया हूँ PN junction diode as a full wave rectifier. So what is a full wave rectifier? What is a full wave rectifier? Discuss its principle, construction and working. With a suitable circuit diagram. With a suitable circuit diagram. This circuit diagram carries mark. 1 to 2 marks will be there in circuit diagram. और लास्ट पॉसिबल लंग क्वेश्चन मैं जो लिया हूँ वो ट्रांजिस्टर में से लिया हूँ। ट्रांजिस्टर पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस पीएनपी और एनपीएन। हमको बहुत प्रिपेयर होना है, उसमें से कौन सा एक आ सकता है? पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड, सी मोड,
ड्रॉ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू draw its characteristic and derive the relation and derive the relation between alpha and beta parameter. जो पैरामीटर्स ट्रांजिस्टर का जो अल्फा और बीटा पैरामीटर्स होते हैं उनका रिलेशन. सो these are the possible, as I think these are the possible long questions for coming CHSC Odisha board exam. और हम अदर बोर्ड्स के लिए भी एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ पॉसिबल जो शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, फिर डिस्टिंक्शंस, ये सब डिस्कशन करूँगा. ये वीडियो में इतना ही. बाय.